फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के ऊपर। तो ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 9 है, जिसमें हम सेक्शन नंबर 38 से 50 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 38। तो सेक्शन नंबर 38 ये डिफ़ाइन कर रहा है, पर्सनस कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। तो सेक्शन नंबर 38 ये डिफ़ाइन कर रहा है कि कोई भी शख्स या कुछ लोग मिलकर कोई भी क्रिमिनल एक्ट की कमीशन में मुलविस हो या क्रिमिनल एक्ट की कमीशन में इंगेज्ड हो, तो उन सब शख्स को जो क्रिमिनल एक्ट की कमीशन में मुलविस हैं, कंसर्न हैं या इंगेज्ड हैं, उन सब शख्स को उनके एक्ट के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। वो क्या होंगे? डिफरेंट ऑफेंस के गिल्टी होंगे। उन सब शख्स को जो क्रिमिनल एक्ट में मुलविस हैं, उसको उनके एक्ट के मुताबिक पनिशमेंट दी जाएगी। तो नीचे एक इलिस्ट्रेशन दी गई है सेक्शन नंबर 38 के मुतालिक। इसमें ये डिफ़ाइन कर रहा है कि ए जो है अपने गुस्से की वजह से, अपनी प्रोवोकेशन की वजह से जेड के ऊपर हमला करता है, जिसके नतीजे में जेड की मौत हो जाती है। तो इस सूरत में ए जो है वो कत्ल की सज़ा का हकदार नहीं है, उस कत्ल की सज़ा का हकदार है जो कत्ल अम्द में ना आए। तो इस एग्ज़ाम्पल को और ज़्यादा बताया गया है कि मिस्टर बी जो है उसकी बदनीयती की वजह से, या उसको वो जेड के लिए बुग़्ज़ रखता है, या मिस्टर बी की इंटेंशन है कि मैं मिस्टर जेड को कत्ल करूं। इसमें मेन चीज़ ये है कि मिस्टर बी जो है ना वो गुस्से में नहीं है, उसकी नीयत है, उसकी इल विल है, उसकी इंटेंशन है जेड को मारना, बट वो गुस्सा नहीं करता, उसके दिल में गुस्सा नहीं है। बट जब मिस्टर ए मिस्टर जेड को मार रहा था तो उस गुस्से की वजह से मारा, तो इसीलिए उससे ये कहा गया था। तो मिस्टर बी के दिल में इल विल है, इंटेंशन भी है, बट उसके पास क्या है, वो गुस्सा नहीं रखता। तो मिस्टर बी मिस्टर ए की हेल्प करता है, उसकी असिस्ट करता है जेड को मारने के लिए। तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने क्या समझा? इस एग्ज़ाम्पल में हमने समझा कि मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों क्या है, जेड की डेथ में एंगेज्ड थे। मिस्टर ए भी जेड को मुलविस था, मिस्टर बी भी जेड के डेथ में मुलविस था। तो इस एग्ज़ाम्पल में जो बी है उसकी इल विल थी, उसकी इंटेंशन थी, तो उसको ये करार दिया जाएगा कि ये मिस्टर बी जो है वो गिल्टी है मर्डर का। बट मिस्टर ए बी जो है ना वो मर्डर क्या है, कत्ल अम्द का जो है वो गिल्टी होगा मिस्टर बी, ये आपको ज़हन में रखना है। मिस्टर ए जो है सिर्फ वो हकदार है कत्ल की सज़ा का, कत्ल अम्द का नहीं। बी को क्या है, वो कत्ल अम्द की सज़ा का मुजरिम है। मिस्टर ए क्या है, सिर्फ कत्ल की सज़ा का मुजरिम है, क्योंकि उसने अपने गुस्से की वजह से मिस्टर जेड को मार दिया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 39 की तरफ। वॉलेंटरली सिंपल मीन्स के रज़ानामू अपनी मर्ज़ी से। तो सेक्शन नंबर 39 के मुताबिक वो शख्स जो किसी नतीजे का बाइस बने उसको वॉलेंटरली कहेंगे। बाइस वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी नतीजे का बाइस बनेगा, या वो शख्स जो इंटेंटली या अपनी मर्ज़ी से, अपनी इंटेंशन से कोई भी ऐसा एक्ट करे, या वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ करे जिसका वो ख़ुद अकेला बाइस बने, तो उस शख्स को, उस अमल को हम वॉलेंटरली कहेंगे कि ये जो एक्ट है, ये जो अमल है, ये उसने अपनी रज़ामंदी से किया है। तो इलिस्ट्रेशन में एग्ज़ाम्पल दे रहा है जिससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वॉलेंटरली का कॉन्सेप्ट क्या है। तो मिस्टर ए क्या करता है कि वो जो एक्ट ऑफ रॉबरी है, चोरी करने का जो एक्ट है, उसको सिंपल बनाने के लिए वो रात के वक्त एक लार्ज टाउन में जाता है। वहाँ जाकर एक घर को वो आग लगा देता है। कौन? मिस्टर ए। तो उस आग लगाने की वजह से एक शख्स की डेथ हो जाती है।
तो इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए की इंटेंशन नहीं थी कि वो किसी की डेथ का सबब बने या किसी को मारे। उसकी इंटेंशन यह थी कि मैं जो है इस घर में से रॉबरी करूं, चोरी करूं। तो उस शख्स ने क्या, मिस्टर ए ने वॉलंटरली उसको आग लगाई ताकि चोरी करने का अमल आसान हो, कि आग लगेगी तो सब शख्स जो भी होंगे वो इसमें बिज़ी होंगे, मैं आसानी से जो है चोरी कर लूँगा। तो कि उसकी वजह से एक शख्स की डेथ हो जाती है। तो इस एग्जाम्पल में ये था कि मिस्टर ए की इंटेंशन नहीं थी, बट उसकी वजह से एक शख्स की डेथ हो गई। तो ये समझा जाएगा कि मिस्टर ए ने वॉलंटरली जो है इस शख्स की डेथ की है, या वॉलंटरली इस शख्स की डेथ का काज बना है, सबब बना है। सेक्शन नंबर 40 डील करता है ऑफेंस से। तो सिंपली ऑफेंस मीन्स के रॉन्गफुल एक्ट, या किसी को मुजरिम, या मीन्स के वो ऑफेंडर। तो ऑफेंस मीन्स के ऐसा कोई एक्ट करना जिसके तहत आपको पनिशमेंट मिले, या कोई ऐसा एक्ट जो पनिशेबल हो। तो नीचे जो भी इस सेक्शन में जो भी चैप्टर्स, जो भी सेक्शंस बताए गए, अगर इसके अगेंस्ट कोई भी शख्स जाता है तो वो क्या करेगा, वो कमिट करेगा ऑफेंस, और वो शख्स पनिशेबल होगा इस कोड के तहत, पाकिस्तान पेनल कोड के तहत, या किसी स्पेशल या किसी लोकल लॉ के तहत वो क्या है, पनिशेबल होगा। तो नीचे स्पेशल और लोकल लॉ के कुछ सेक्शंस बताए गए हैं जो ऑफेंस से रिलेटेड है। तो इन सेक्शंस के अगेंस्ट कोई जाता है तो वो भी शख्स कहलाएगा कि इसने ऑफेंस कमिट किया है। तो उस शख्स को सज़ा दी जाएगी 6 माह। लोकल और स्पेशल लॉ की मैं इधर बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी शख्स लोकल या स्पेशल लॉ की वायलेशन करता है तो वो शख्स उसको 6 माह का कैद या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, विथ फ़ाइन या विदाउट फ़ाइन भी हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, तो इसे कहेंगे हम ऑफेंस। सेक्शन नंबर 41 डिफाइन कर रहा है स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ मीन्स के वो लॉ जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट, पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हो, जैसे कि नारकोटिक्स लॉ है, एंटी टेररिस्ट लॉ है। तो ये जो भी स्पेशल लॉज हैं ये एक पार्टिकुलर चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। सेक्शन नंबर 44 डिफाइन करता है लोकल लॉ। तो सिंपली लोकल लॉ मीन्स के वो लॉज जो किसी भी पार्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेरिटरी के, पाकिस्तान की जो भी पार्टिकुलर पार्ट है टेरिटरी का, उसके ऊपर एप्लीकेबल हो। जैसे कि हर सिटी का, हर म्यूनसिपल कमेटी का या हर सिटी का एक लोकल लॉ बना होता है जिससे वो अपने सिटी को रन करते हैं, तो उसे हम कहेंगे लोकल लॉ। सेक्शन नंबर 43 ये डिफाइन कर रहा है इलीगल और लीगली बाउंड टू डू। इलीगल मीन्स के हर ऑफेंस जो शख्स ऑफेंस कमिट करता है वो ऑफेंस क्या इलीगल है, या वो चीज़ जो लॉ ने प्रोहिबिटेड की गई है कि भाई ये चीज़ आप ना करें, ये प्रोहिबिटेड है। अगर आप ये करेंगे तो ये कंसीडर की जाएगी कि ये जो एक्ट है, ये जो अमल है, ये इलीगल है। तो आगे डिफाइन कर रहा है लीगली बाउंड टू डू। तो मीन्स हर सिविल एक्शन के लिए कोई भी शख्स कोई ग्राउंड्स प्रोवाइड करता है तो वो उस शख्स को कहेंगे कि ये लीगली बाउंड टू डू लॉ के तहत तो वो पाबंद है कि वो सिविल एक्शंस के लिए ग्राउंड प्रोवाइड करे। सेक्शन नंबर 44 डिफाइन कर रहा है इंजरी। इंजरी सिंपल मीन्स डिनोट करता है कि हम मीन्स के किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाना, वाट एवर इलीगल काज टू एनी पर्सन। तो आप उस शख्स को इलीगली किसी शख्स को आप नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी बॉडी को, उसके माइंड को, उसकी रिपुटेशन को, उसकी प्रॉपर्टी को, तो ये इंक्लूड होगी इंजरी में। सेक्शन नंबर 45 डिफाइन करता है लाइफ को। द वर्ड लाइफ डिनोट द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग अनलेस द कंट्रारी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो सिंपली इसका मतलब ये क्या है कि लाइफ मीन्स के लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, एनिमल की लाइफ नहीं। सेक्शन नंबर 45 के मुताबिक जो ज़िंदगी है वो ह्यूमन बींग इंसान ज़ात की ही ज़िंदगी वो डिनोट करता है लाइफ को। सेक्शन नंबर 46 डिफाइन करता है डेथ। तो सिंपली डेथ मीन्स के डेथ ऑफ ह्यूमन बींग, इंसान ज़ात की अगर कोई डेथ हो जाती है तो वो सेक्शन नंबर 46 डिफाइन कर रहा है। सेक्शन नंबर 47 डिफाइन कर रहा है एनिमल। एनिमल डिनोट्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग के अलावा जो भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, वो एनिमल में इंक्लूड होंगी।
सेक्शन नंबर 48 डिफाइन कर रहा है वेजल्स। तो सिंपली वेजल मीन्स के बहरी जहाज़, मीन्स के वो बहरी जहाज़ जो हमारे सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए थ्रू वाटर, थ्रू सी पोर्ट्स, तो उसको हम कहेंगे वेजल्स। सेक्शन नंबर 49 डिफाइन कर रहा है मंथ एंड कैलेंडर। तो सिंपली पाकिस्तान पेनल कोड में जहाँ कहीं भी मंथ या कैलेंडर का टर्म आ जाए तो ये समझा जाएगा कि मंथ और ईयर का मतलब ये होगा कि जो भी मंथ या जो भी ईयर होगा वो देखा जाएगा ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक, इंग्लिश कैलेंडर, इस्लामिक नहीं। तो सेक्शन नंबर 50 ये डिफाइन कर रहा है कि सेक्शंस, जो टर्म सेक्शन है उसको डिफाइन कर रहा है। जो टर्म सेक्शन है ये डिफाइन करता है कि हर वो सेक्शंस जो न्यूमेरियल फिगर्स में लिखा गया हो, जैसे कि सेक्शन 50, सेक्शन 51, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ये क्या न्यूमेरिकल फिगर्स में लिखे गए हैं, तो उसे हम सेक्शंस कहेंगे। जो पाकिस्तान पेनल कोड में जो भी सेक्शंस है वो इस सेक्शंस के मुताबिक इस सेक्शंस की मीनिंग में आएंगे। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।